आज की कहानी एक जाने माने चेहरे की है, एक ऐसे एक्टर की जिसे देखकर हम सब हंसे हैं, राजपाल यादव। लेकिन ये कहानी कोई कॉमेडी नहीं है, ये मतलब एक ट्रेजेडी की तरह है। सही कहा। एक कहानी जो एक फिल्मी सपने से शुरू हुई और तिहाड़ जेल की दीवारों तक पहुंच गई है। इसमें कर्ज है, कानून है और है बॉलीवुड की एक हैरान करने वाली चुप्पी जो अब अचानक टूटी है। और इस उलझी हुई कहानी को समझने के लिए हमारे पास दो मजबूत स्रोत हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस। इनके हाल के ही लेख हैं। अच्छा। और दोनों ही हमें अलग अलग एंगल से इस मामले की तस्वीर दिखाते हैं। एक हमें कोर्टरूम के अंदर की बातें बता रहा है, तो दूसरा इंडस्ट्री के अंदर क्या हाल चले वो बता रहा है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ। एक 5 करोड़ का कर्ज 9 करोड़ की देनदारी में कैसे बदल गया, एक सिविल मामला जेल की सजा तक कैसे पहुंचा, और सबसे बड़ा सवाल, जब राजपाल यादव ने कहा मैं अकेला हूं, तो अचानक पूरी इंडस्ट्री उनके पीछे एक चट्टान की तरह कैसे खड़ी हो गई। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं कि ये उलझी कैसे। तो इसकी शुरुआत होती है आज से लगभग 1 दशक पहले, साल 2010 में। 10 साल से भी ज्यादा। हाँ, राजपाल यादव उस वक्त अपने करियर के एक अच्छे मुकाम पर थे। एक सफल कॉमेडियन के तौर पर वो स्थापित हो चुके थे, लेकिन उनका एक बड़ा सपना था, डायरेक्टर बनने का। बिल्कुल। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पहली फिल्म अता पता लापता बनाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, वो एक कामयाब एक्टर थे, तो उन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए 5 करोड़ का कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या इंडस्ट्री में फिल्मों को फाइनेंस करने का कोई और तरीका नहीं था? देखो, हमारे स्रोत सीधे तौर पर इसका जवाब तो नहीं देते, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। अक्सर जब कोई एक्टर पहली बार डायरेक्शन में कदम रखता है ना, तो जो स्थापित प्रोड्यूसर्स होते हैं वो पैसा लगाने से हिचकिचाते हैं। अच्छा। उन्हें एक्टर पर तो भरोसा होता है, लेकिन डायरेक्टर पर नहीं। शायद यही वजह रही होगी कि राजपाल यादव को दिल्ली के एक बिजनेसमैन से ये कर्ज लेना पड़ा। वो अपने विजन पर किसी का कंट्रोल नहीं चाहते थे। मतलब पूरी क्रिएटिव आजादी के लिए उन्होंने ये आर्थिक जोखिम उठाया। हाँ। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जोखिम और नतीजा दोनों ही बहुत बड़े होते हैं। बहुत बड़े। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, और यहीं से एक क्रिएटिव सपना पैसे और कानून के एक ऐसे चक्कर में फंसा जो आज तक चल रहा है। हाँ, और यही इस कहानी का ट्रैजिक मोड़ है। फिल्म का फ्लॉप होना उनके लिए सिर्फ एक असफलता नहीं थी, बल्कि ये उनकी आर्थिक मुश्किलों की शुरुआत थी। कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ने लगा, और यहीं से मामला सिविल से क्रिमिनल होने की तरफ बढ़ गया। एक मिनट, यहीं पे थोड़ा रुकते हैं। एक फिल्म का फ्लॉप होना बॉलीवुड में तो आम बात है, लोग दिवालिया हो जाते हैं, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने से कोई सीधे जेल तो नहीं जाता। सही बात है। तो ये कहानी तिहाड़ जेल तक पहुंची कैसे? इसमें ये कानूनी पेंच कहाँ से आया? वो पेंच आया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट से। अच्छा। जब राजपाल यादव कर्ज चुकाने में नाकाम रहे, तो लेनदार को दिए गए उनके चेक बाउंस होने लगे। ओके। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। आमतौर पर कर्ज ना चुका पाना एक सिविल मामला है, जिसमें अदालत आपसे किश्तों में पैसा चुकाने को कह सकती है या आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है। लेकिन जेल नहीं होती। सही कहा। लेकिन भारत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक बाउंस होना एक आपराधिक मामला माना जाता है। अच्छा। हाँ, इसे एक तरह का धोखा या वादा खिलाफी माना जाता है, जिसमें जेल की सजा का प्रावधान है। अरे बाप रे। इसी एक कानून की वजह से राजपाल यादव का मामला कर्ज की वसूली से निकलकर जेल की सजा तक पहुंच गया। यह अब सिर्फ पैसे की देनदारी नहीं थी, ये एक क्रिमिनल केस बन चुका था। तो मतलब कर्ज न चुका पाना उतनी बड़ी समस्या नहीं थी, जितनी बड़ी समस्या वो बाउंस हुए चेक बन गए। बिल्कुल। और उसी ने इस पूरे मामले को एक अलग ही दिशा दे दी, और फिर अदालतों का लंबा सिलसिला शुरू हुआ होगा। बहुत लंबा सिलसिला। हमारे स्रोत बताते हैं कि 2018 में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें और उनकी पत्नी को 6 महीने जेल की सजा सुनाई। 6 महीने? हाँ, ये एक बड़ा झटका था। उन्होंने उस वक्त 3 महीने जेल में बिताए भी थे। एक फिल्म के लिए लिए गए कर्ज पर? ये तो बहुत सख्त फैसला लगता है। क्या अदालत ने उनके एक्टर होने या उनकी साख को ध्यान में नहीं रखा? शायद अदालत ने इसी बात को ध्यान में रखा था, लेकिन दूसरे नजरिए से। मतलब? उनका तर्क हो सकता है कि एक पब्लिक फिगर होने के नाते उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को और भी गंभीरता से लेना चाहिए था। मामला यही नहीं रुका। 2019 में एक सेशन कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। ओहो। ऐसा लग रहा था कि कानूनी तौर पर सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। लेकिन फिर 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिली थी, है ना? हाँ, एक आखिरी मौका मिला था।
2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सजा को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया। अदालत का रुख थोड़ा नरम था। उन्होंने माना है कि राजपाल यादव कोई आदतन अपराधी नहीं है और ये एक बिजनेस से जुड़ा मामला है जो बिगड़ गया। सही बात है। इसलिए उन्हें बकाया चुकाने का एक और मौका दिया जाना चाहिए। यानी अदालत भी इस मामले को एक साधारण बिजनेस फेलियर की तरह देख रही थी, ना कि एक जानबूझकर की गई धोखाधड़ी की तरह। हाँ, बिल्कुल। वो उन्हें बार बार जिम्मेदारी पूरी करने का मौका दे रही थी, जो इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। ये कोई एक तरफा कहानी नहीं है। अच्छा। इसके बाद जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की बेंच ने बहुत सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कई अवसर दिए जाने के बावजूद अभिनेता बार बार समझौते की शर्तों का सम्मान करने में नाकाम रहे हैं। मतलब कोर्ट का धैर्य भी जवाब दे गया। हाँ, बिल्कुल। और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपनी बाकी की सजा काटने के लिए तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया गया। 1 दशक से ज्यादा की कानूनी लड़ाई के बाद मामला वापस वहीं आ गया, जेल। तो अब आज की तारीख में क्या हो रहा है? हमारे पास जो 2 लेख हैं वह मौजूदा स्थिति पर थोड़ी अलग-अलग रोशनी डाल रहे हैं। हाँ, और दोनों को मिलाकर देखने से पूरी तस्वीर साफ होती है। सबसे पहले तो कर्ज की रकम को देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2010 का वो 5 करोड़ का मूल कर्ज, ब्याज और दूसरे चार्जेस मिलाकर अब लगभग 9 करोड़ रुपए हो चुका है। 9 करोड़, ये तो मूलधन का लगभग दुगना है। वक्त के साथ ये कर्ज एक पहाड़ बन गया। बिल्कुल। और कानूनी मोर्चे पर क्या चल रहा है? हाल ही में 12 फरवरी को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। जी, उस सुनवाई के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके वकील भास्कर उपाध्याय से बात की। वकील का पक्ष जानना बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी है। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि 5 करोड़ के मूलधन में से 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। अच्छा, तो उनके वकील के मुताबिक आधा मूलधन चुका दिया गया है। जी हाँ। अगर ये सच है तो ये मामले को एक नया मोड़ देता है। इससे तो लगता है कि उनकी नीयत पैसे न देने की नहीं थी, बल्कि शायद उनकी आर्थिक स्थिति ही ऐसी नहीं थी कि वो पूरा पैसा चुका पाते। हो सकता है। वकील ने यह भी कहा कि 2012 के एक पुराने समझौते पर फिर से बातचीत चल रही है और उन्होंने अगली सुनवाई तक का वक्त मांगा है। ओके। उनका कहना है कि वो जेल में राजपाल यादव से मिलकर बकाया चुकाने की योजना पर बात करेंगे। तो एक तरफ से समाधान की कोशिशें अभी भी जारी हैं। ये तो हुई वकील की बात जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने सुनवाई से एक दिन पहले 11 फरवरी को उनके मैनेजर गोल्डी से बात की थी। हाँ। उनका नजरिया क्या था? उनके मैनेजर काफी उम्मीद से भरे हुए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि राजपाल यादव को 12 फरवरी को जमानत मिल जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि परिवार बहुत मजबूत है और घर पर फरवरी में कुछ फंक्शन भी हैं, जिसके लिए सब चाहते हैं कि राजपाल भाई बाहर आ जाएं। तो एक तरफ मैनेजर और परिवार की उम्मीदें थीं और दूसरी तरफ अदालत की कठोर प्रक्रिया, जिसमें जमानत नहीं मिली और सुनवाई टल गई। बिल्कुल। और यहीं पर आकर कहानी का सबसे नाटकीय और दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। सरेंडर करने से ठीक पहले राजपाल यादव ने मीडिया के सामने एक बहुत ही भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ये बहुत ही बेबसी वाला बयान था। हाँ, एक तरह की हार थी, एक बेबसी का इजहार। लेकिन इस बयान के बाद जो हुआ उसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। सच में ये इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। ऐसा लगा जैसे उनके इस एक वाक्य ने पूरी इंडस्ट्री को नींद से जगा दिया हो। सही में। इंडियन एक्सप्रेस का लेख उन लोगों की पूरी लिस्ट देता है जो उनकी मदद के लिए आगे आए। उनके अकेला हूं वाले बयान के 24 घंटे के अंदर ही माहौल बदल गया। कौन कौन सामने आया? क्या ये सिर्फ दिखावे की हमदर्दी थी या वाकई कोई ठोस मदद भी आई? शुरुआत सोनू सूद और संगीत निर्देशक राव इंद्रजीत सिंह यादव ने की। उन्होंने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से मदद की पेशकश की। अच्छा, लेकिन इसके बाद मदद की एक लहर सी आ गई। राव इंद्रजीत सिंह यादव ने न सिर्फ 1.11 करोड़ रुपए देने का वादा किया, बल्कि एक कदम और आगे बढ़कर उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजपाल यादव के बैंक अकाउंट की डिटेल्स सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और दूसरों से भी मदद की अपील की। मतलब उन्होंने इसे क्राउड फंडिंग जैसा बना दिया। ये एक बड़ा कदम था, बहुत बड़ा, और इसका असर भी हुआ। इस अपील के बाद राजनेता तेज प्रताप यादव ने 11 लाख और एक्टर KRK ने 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू हुई। ये तो वो लोग थे जो सार्वजनिक रूप से सामने आए। पर्दे के पीछे से बॉलीवुड के बड़े नाम भी हरकत में आ गए। किन बड़े नामों की बात हो रही है? उनके मैनेजर गोल्डी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन और डेविड धवन जैसे इंडस्ट्री के सबसे बड़े और प्रभावशाली लोगों ने भी मदद की पेशकश की है। अरे वाह! ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये इंडस्ट्री के पिलर्स हैं। इनका साथ आना मतलब ये है कि इंडस्ट्री ने तय कर लिया कि अब इस मामले को खत्म करना है। गोल्डी के शब्दों में,
इंडस्ट्री उनके पीछे एक चट्टान की तरह खड़ी हो गई है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक दिन पहले एक आदमी कह रहा है मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और अगले ही दिन पूरी इंडस्ट्री उसके पीछे खड़ी हो जाती है। ये समझना मुश्किल है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इंडस्ट्री को इस 10 साल पुरानी लड़ाई के बारे में पता नहीं था? ये तो नामुमकिन लगता है। यही सवाल इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने भी उनके मैनेजर से पूछा। अच्छा। ये बहुत ही चुभने वाला सवाल था। जब मैनेजर से पूछा गया कि क्या सरेंडर करने से पहले मदद मांगी गई थी, तो उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कोई टिप्पणी नहीं की? नहीं, उन्होंने बस इतना कहा, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये चुप्पी ही अपने आप में एक जवाब है। बिल्कुल। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि शायद मदद पहले भी मांगी गई होगी, लेकिन तब नहीं मिली। शायद मदद के लिए संकट का इस तरह से सार्वजनिक तमाशा बनना जरूरी होता है। जब एक मशहूर एक्टर के जेल जाने की तस्वीरें टीवी पर चलने लगती हैं, तब इंडस्ट्री को अपनी इमेज की भी चिंता होती है। ये एक बहुत ही कड़वा सच हो सकता है। मैनेजर ने भी इस बात को घुमा फिरा कर माना। उन्होंने कहा, अच्छी बात यह है कि स्थिति बिगड़ने के बाद इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी हो गई है। सबने मदद का वादा किया है, लेकिन इस तरह के बड़े लेन देन रातों रात नहीं होते। उनका बयान ये दिखाता है कि मदद अब आ रही है जब पानी सर से ऊपर जा चुका है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। 2010 में एक डायरेक्टर बनने के सपने के लिए 5 करोड़ का कर्ज लिया गया। वो सपना टूटा और कर्ज ब्याज के साथ बढ़कर लगभग 9 करोड़ का हो गया। उस कर्ज को चुकाने के लिए दिए गए चेक बाउंस हुए, जिसने एक सिविल मामले को क्रिमिनल बना दिया। राइट। अदालतों में सालों तक केस चला, मौके मिले, लेकिन बात नहीं बनी और आखिरकार उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। और जैसे ही उन्होंने खुद को अकेला बताकर सरेंडर किया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो सालों से चुप थी, अचानक जाग गई और करोड़ों की मदद के वादों के साथ उनके पीछे खड़े हो गई। हाँ। एक तरफ वकील कह रहे हैं कि आधा पैसा चुका दिया गया है और हम रास्ता निकाल लेंगे। दूसरी तरफ इंडस्ट्री पैसा इकट्ठा कर रही है। ये स्रोत हमें बताते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। वो हमें एक एक घटना का ब्यौरा देते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए छोड़ जाते हैं। क्यों? किस तरह का क्यों? सोचने वाली बात यह है कि इंडस्ट्री का ये जबरदस्त समर्थन ठीक जेल जाने के बाद ही क्यों सामने आया। ये एक सवाल उठाता है बॉलीवुड के काम करने का तरीके पर। क्या ये फिल्म उद्योग में अपने लोगों के निजी संकटों से निपटने का एक पैटर्न है, जहां मदद तभी मिलती है जब मामला सार्वजनिक हो जाए और बात इज्जत पर आ जाए? हाँ, ये हो सकता है। या फिर ये एक अनोखा मामला है जहां एक कम्युनिटी सच में अपने एक सदस्य के लिए आखिरी वक्त में एकजुट हुई है, चाहे वजह कुछ भी हो। ये सवाल इन स्रोतों को पढ़ने के बाद भी हमारे जहन में घूमता रहता है।